Hello everyone, this is Vipreksha and I welcome you to my channel. आज के इस पर्टिकुलर धंधा अनफिल्टर्ड एपिसोड में जुड़े हमारे साथ वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ दीचिका एज सीन ऑन शार्क टैंक इंडिया मिस रिचा. Without further ado, let us get started with a brief introduction. हाय प्रेक्षा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग जो भी बात करेंगे इट गिव्स अ लिटिल बिट इम्पैक्ट ऑन ऑल योर यूजर्स एंड ऑल योर व्यूअर्स। मैं एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम रिचा है एंड आई एम द क्रिएटिव एंड द प्रोडक्ट डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ दीपिका। क्योंकि मैं प्रोडक्ट देखती हूँ, उसका मेन रीजन ये है कि मेरा बैकग्राउंड फैशन बिजनेस से है। मैंने फैशन बिजनेस ग्रेजुएशन में की है फ्रॉम पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन दिल्ली। So a lot of creativity that goes in my DNA. मेरे पेरेंट्स भी काफी क्रिएटिव लोग रहे हैं, so a lot of creativity comes from there. बाकी थोड़ा बहुत बिजनेस और थोड़ा बहुत स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत कॉलेज और अपने नेटवर्क से मिली है, विच आई लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके ऑसम. मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए एंड टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस. श्योर। तो आप क्या आप जानना चाहते हैं मेरे बिजनेस के बारे में? आप मुझे बताइए। श्योर. सो लाइक आपने लाइक दीचिका का आइडिया आपको कैसे आया था और आपने इनिशियली स्टार्ट कैसे किया था इसको? So Deepika has been my baby. मेरा लिटरली मैंने मेरे लिए तो मैंने लाइफ में दीपिका के अलावा कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जब मैं 22 साल की थी तब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी करी थी। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन करी थी और उसी के बाद मैंने अपनी को फाउंडर जो वानी हैं, शी इज माई सिस्टर इन लॉ एज वेल। ओके. तो उनके साथ मैंने एक और वेंचर स्टार्ट किया था। वो किड्स वेंचर था, 2014 में हमने वो स्टार्ट किया था और हमने कुछ साल वो किया और उसमें हमने बहुत सारी गलतियां करी, बहुत कुछ सीखा हमने। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें रियलाइज हुआ कि जो हम कर रहे हैं इट वाजंट सर्विंग और इट वाजंट लिटरली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री। तो हमें रियलाइज हुआ कि इसी सेगमेंट के अंदर और इसी कैटेगरी के अंदर हमें कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर कोई ऐसा गैप जिसको कोई केटर नहीं कर रहा। तब हमने इसके बारे में रिसर्च किया, हम और डीप डाइव किया और समझा कि ऐसा कौन सा गैप है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो हमें लगता है हम कवर कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तब हमने रियलाइज किया और बहुत रिसर्च किया। 2018 से हमने स्टार्ट किया इस पे काम करना और 2019 तक हमें एक टीनेज गैप है जो बेसिकली फ्रॉम 10 इयर्स टू 18 19 इयर्स इनिशियली हमने हमें मिला था। और हम जब रिसर्च कर रहे थे उस बारे में हमें रियलाइज हुआ, हमने बहुत सारी फ्रेंड्स और फैमिली से बात करी, हमने बहुत सारा मार्केट रिसर्च किया और हमें रियलाइज हुआ कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए कोई एक ब्रांड नहीं है इंडिया में जो सिर्फ इनके लिए प्रोडक्ट बना रहा है। राइट. एंड विद इन द फैशन कैटेगरी हमें रियलाइज हुआ कि इनर वेयर एक ऐसा सेंटिमेंटल कैटेगरी है जो बहुत क्रूशल है फॉर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप, क्योंकि इस एज में हर लड़की एक एक चेंजिंग फेज होता है, बॉडी चेंज होती है, इमोशंस चेंज होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चेंजिंग फेज फॉर अ गर्ल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें लगा कि इनर वेयर एक ऐसी चीज है जो पर्सनली भी हम लोगों को, जब हम उस एज में थे हम लोगों के पास हार्डली कुछ प्रोडक्ट थे और उस टाइम पे हमने जब लोगों से बात करी और मॉल या स्टोर्स में गए, हमें हमने जब अगर किसी ने पूछा कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी या मेरी कजिन के लिए एक 12 साल या 10 साल की है, उसके लिए कोई ब्रा है, कोई ट्रेनर ब्रा या बिगनर ब्रा है, तो अगर आप किसी स्टोर में जाओगे तो एक तो उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि ट्रेनर ब्रा और बिगनर ब्रा होता क्या है। वो कोई ऐसी चीज है जो चाहिए भी होती है। उसके राइट. अलावा अगर उनको समझाओ और उनको बोलो कि ये इस चीज के लिए हमें चाहिए, हमारी पहली बार वो ट्राई करी तो क्या ट्राई करना चाहिए, राइट. तो हार्डली 2-4 प्रोडक्ट देते थे। अगर हम बड़े ब्रांड्स में गए जैसे H&M हो गया या मार्क्स स्पेंसर्स हो गए, वहां पे मतलब अगर एक इतना बड़ा स्टोर है तो हार्डली एक छोटा सा सेक्शन होगा या 20-25 प्रोडक्ट का, जहाँ पे आउटरवेयर और इनरवेयर दोनों होगा।
इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि ये एज ग्रुप अगर इनरवेयर के बारे में जानना, कुछ प्रोडक्ट ढूंढ रही है, तो या तो वो एडल्ट या वुमेन वेयर सेक्शन में जाके छोटे साइजेस ढूंढती है, या फिर किड्स सेक्शन में जाके बड़े साइजेस ढूंढती है। और जनरली जो ब्रांड्स हैं जो वुमेन्स कैटेगरी को केटर करते हैं या किड्स को करते हैं, जो ये एक्सटेंडेड साइजेस होते हैं उनमें स्टॉक हमेशा बहुत मिनिमल रखते हैं, जो और क्लियरली रेंज भी अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो एक बहुत बड़ा गैप था जो हमें लगा कि हमें हम लोगों को उस पे वर्क करना चाहिए, और उस पर्टिकुलर गैप की नीड के लिए हमें कुछ क्रिएट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन इन 2019 में हमने दीपिका फैशन लाइफस्टाइल डेवलप किया, एंड हमने इनोवेयर रेंज बनाई विच डिड रियली वेल हम लोगों के लिए। हम लोगों ने सबसे पहले अमेज़न पे बेचा उसको, ओके। क्योंकि हम पहले से कैटेगरी कर रहे थे, तो हमारी लिस्टिंग और जो बेसिक ई कॉमर्स के ऑपरेशंस होते हैं, वो सब हमारे काफ़ी सॉर्टेड थे। हम मोस्टली सब वेबसाइट पे थे जहाँ पे हम किचन ऑलरेडी बेचते थे। तो हम मोस्टली सब वेबसाइट पे थे, उससे बस हमें कैटेगरी एक्सटेंशन करना था। तो हमने अपने बिगिनर ब्रांच डाली। पहले हम ये सोचते रहे कि बिगिनर ब्रांच, हमें स्ट्रगल हुआ क्योंकि हम उसमें बड़े साइज़ कर रहे थे फॉर किड्स कैटेगरी। हाँ, राइट। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि ब्रा अगर हम बोल रहे थे कि हमें कैटेगरीज में डालना है किड्स में, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ। तो इवेंचुअली हमें रियलाइज हुआ कि हमको किड्स कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज जो कस्टमर है, हुँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि जो 10 साल से लेकर 16 साल का कस्टमर है, वो किड्स कैटेगरी में ही जाएगा। और ओके। अगर 16 साल से ऊपर है, वो वुमेन्स कैटेगरी में ही जाएगा। तो वो करेक्ट। ज़रूरी था कि हम लोगों को अपना प्रोडक्ट दोनों कैटेगरी में प्रेज़ेंट करना था। ओके। तो या दैट्स मोर अबाउट हमने दीपिका कैसे स्टार्ट किया और कैसे अपने ब्रांड का एग्जिट कराई। राइट, बिकॉज़ तब ये कॉन्सेप्ट उनके लिए न्यू था, बिकॉज़ वो खुद भी सिर्फ़ 2 कैटेगरी में वर्क करते थे, लाइक ऑनलाइन अमेज़न के थ्रू, जैसे या तो किड्स या तो वुमेन, बट देयर इज़ नो इन बिटवीन जहाँ पे आप टैप करना चाह रहे हो, तो दैट्स व्हाई यू हैड टू मेंटेन अ बैलेंस। डिड आई अंडरस्टूड करेक्ट? यस, यस, हाँ जी, बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही मिंत्रा ने एक टीन सेक्शन खोला था। ओके। तो वहाँ पे हम लोग अपने टीनेजर्स में बेचते हैं, हुँ, हुँ। और वहाँ की विजिबिलिटी आती है। तो ओके। मुझे लगता है कि आगे आगे जाके अगर हर मार्केट प्लेस को एक ऐसा कैटेगरी जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे मिंत्रा ने किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है राइट। जो बिल्कुल ही उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है इंडस्ट्री हुँ। में। तो अमेज़न जैसे किड्स कैटेगरी है, मेंस कैटेगरी है, वुमेन्स कैटेगरी, उसी तरीके से टीनेज कैटेगरी भी ज़रूर होनी चाहिए। राइट, एंड विद दैट जैसे क्लोथिंग है या फिर इनरवेयर है, वैसे और भी काफ़ी सारे एवेन्यूज़ ओपन हो जाएँगे, बिकॉज़ टीन्स आर लाइक वेरी फास्ट चेंजिंग और फास्ट पेस्ड है, तो उनके लिए ऑप्शंस बढ़ जाएँगे फिर। अभी वो या तो बहुत सिलेक्टेड चीज़ों में से फाइंड आउट करते हैं कि उनको क्या पसंद आता है, या फिर वो ऑफलाइन में देखते हैं कि व्हाट समथिंग दैट दे लाइक। बट अगर ये चीज़ ऑनलाइन भी हो जाएगी तो उनके लिए कन्वीनियंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत फ़र्क है, क्योंकि एक वुमेन्स वेयर का टेस्ट और एक किड्स का टेस्ट और एक टीनेजर का टेस्ट, तीनों टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। राइट, राइट। मतलब अगर आप एक ड्रेस या कोई आउटफिट या किसी तरीके का कुछ भी एक आर्टिकल लेते हो, आप जो एक टीनेजर 17 साल की लड़की को पसंद आएगा, वो एक 40 साल की औरत को नहीं आएगा, राइट, नहीं एक 8 साल की या 5 साल की लड़की को अच्छा आएगा, राइट, क्योंकि इन तीनों के प्रोडक्ट चॉइसेस और बिहेवियर, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। राइट, तो उनके टेस्ट के हिसाब से ट्रेंड्स, उनकी ट्रेंड्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उनके हिसाब से एक स्पेसिफिक रेंज होना चाहिए। राइट, समथिंग ऑफ देयर चॉइस, राइट। ऑफ कोर्स। ट्रू। और जैसे आपने मेंशन किया था कि आपने पहले किड्स वेयर के लाइक किड्स कैटेगरी में भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कैन यू टेल मोर अबाउट इट कि वो कैसे स्टार्ट हुआ था, आपने उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, और फिर फाइनली आपने इसमें कैसे पाइवट किया? 2014 में, 2014 में हमने स्टार्ट किया था किड्स में। तब हमने सोचा था कि हम तब हम एक्सेसरीज करते थे, हेयर एक्सेसरीज से स्टार्ट किया था। फिर हमने कुछ कुछ कैटेगरीज बढ़ाते गए, फिर हम फुटवेयर में भी आ गए थे। बट उसमें एक तो बहुत सैचुरेटेड मार्केट थी, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स थे। अगर आप एक्सेसरीज भी कर रहे हो या फुटवेयर कर रहे हो, कोई भी कैटेगरी उठा रहे हो, उसके अंदर आपका बहुत कंपटीशन बहुत हाई रहता था। राइट। और ब्राइट
कि अगर कंपटीशन हाई होता है तो प्राइस पॉइंट बहुत मार्जिन बहुत लो होते हैं, बिकॉज आपके करेक्ट। प्राइस पॉइंट बहुत कंपेटिटिव होने पड़ते हैं। राइट। तो और क्योंकि हम ऑनलाइन डिजिटल फर्स्ट कंपनी है, तो हम लोग बेचते ही सबसे पहले मार्केट प्लेस के पे थे। हम्म। और मार्केट प्लेस का अगर आप एक नया ब्रांड हो और आप एक बहुत बड़ी रेंज के बिना एक कैटेगरी में एंटर कर रहे हो, तो आपकी प्लेसमेंट वहां पे पहुंचनी एक्सेसिबल कस्टमर्स को बहुत मुश्किल होता है, ओपन आनी बहुत मुश्किल होती है। तो उसी पे ही हम स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके अलावा हमारे रिटर्न काफी ज्यादा थे। हमें लगा था कि, और तीसरा जो था, हमें रियलाइज हुआ कि ये कैटेगरी पे अगर हम काम करते रहेंगे तो ये आगे जाके बहुत बड़ा स्केल नहीं बन पाएगा। हम्म। मतलब इट कैन नॉट ग्रो, लेवल के बाद इसको ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो उस केस में कोई स्टोरी एज सच नहीं थी, जो मतलब इट वाज लाइक अ हम कुछ चेंज कर रहे थे या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हमें बस एक और एक्स्ट्रा, एक और किडवेयर ब्रांड की तरह ऑपरेट कर रहे थे, जो हम हमारा विजन और हम लोग वो करना नहीं चाहते थे। हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है इंडस्ट्री के अंदर, या फिर कुछ इम्पैक्ट बना रही है। तो उसके लिए हमें थोड़ा डाइवर्ट होना पड़ा, और हमने रिसर्च करके मेक श्योर किया कि हम एक ऐसी कैटेगरी करें जो बिजनेस के लिए भी काफी सस्टेनेबल हो, क्योंकि रिटर्न फॉर समथिंग हम जिससे हमें लेसन लर्न करे थे। हम्म। तो एआरएल एक बहुत ही लो रिटर्न कैटेगरी है, तो बिजनेस के लिए इट्स क्वाइट सस्टेनेबल। हम्म। और फिर एट द सेम टाइम हमने जो कैटेगरी और डेमोग्राफिक्स दिया वो बहुत एक्साइटिंग लगा हमें। और हम्म। उसमें जैसे मैंने आपको बताया, उसमें एक बहुत ह्यूज गैप था, कोई ऐसा ब्रांड नहीं था इंडिया में। राइट। इंटरनेशनल राइट। कुछ है जो उस टाइम पे भी कुछ कर रहे थे, बट इंडिया में कोई ऐसा एक ब्रांड नहीं था जो सिर्फ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बना रहा ट्रू। इससे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आया कि एक रेड ओशन मार्केट और एक ब्लू ओशन मार्केट, मतलब जो आपका किड्स का कैटेगरी था दैट वाज कम्प्लीटली फुल ऑफ कंपटीशन और उसमें सस्टेन करना वाज डिफिकल्ट, और अगर करना भी है तो मार्जिन बहुत कम रखना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे अल्टरनेटिव और सब्सिट्यूट्स प्रेजेंट है। बट आपने जैसे न्यू कैटेगरी लिया लाइक जो टीन्स का कैटेगरी है, दैट इज वेरी अनटैप्ड। मतलब जब आपने पिच में बताया था कि यू आर टारगेटिंग दिस कैटेगरी, देन मुझे भी लाइक लाइट हुई कि हाँ एक्चुअल में ये चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है बिकॉज इट्स आइदर टीन और अ वुमेन, सो बीच का जो फेज होता है इट गेट्स लेफ्ट आउट, जबकि वो एक्चुअल में होता है बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक लाइक लाइक इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। तो आई गेस इट्स ग्रेट कि एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है प्लस एक न्यू मार्केट भी क्रिएट हो रही है जो आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो होगी। है जी। तो जब आपने लीची का स्टार्ट किया था, जो आपने पूरा पाइवट किया फ्रॉम वन टाइप ऑफ बिजनेस टू अनदर वन, तो उस टाइम जो पाइवट था उस टाइम आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे और वो कैसे ओवरकम किया आपने? चैलेंजेस दीपिका के अंदर ही काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि एक नई कैटेगरी थी, एक नया डेमोग्राफिक था, हाँ। जहाँ पे एक तरफ हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं था, एक नया कैटेगरी, वाइड स्पेस था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। दूसरी तरफ बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। हम्म। और उसी चैलेंजेस के दौरान हम लोगों ने, हमें समझ में आया कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसको स्केल करना है, और स्केल करने के लिए हमें फंड रेज करने की जरूरत है। उसको उस क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा ब्रांडिंग पे बेस्ड था, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन बिल्ड करनी थी, क्योंकि लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना था, उनको बताना था कि प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। हाँ। तो वो एक डिफरेंट चैलेंज था कि आज भी अगर आपको ये बताना, आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको पता है कि बिगिनर ब्रांड मार्केट में मिल रहा है, बस आपको ढूंढना है एक ब्रांड जो वो आपको प्रोवाइड करे। यहाँ पे ये कम्युनिकेट करना था कि बिगिनर ब्रांड ब्रा जैसे कॉन्सेप्ट है, और एक ब्रांड है इंडिया में जो सिर्फ इस एज ग्रुप के लिए बना रही है। राइट। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अलग अलग कैटेगरी, दोनों किड्स वेयर और वुमेन्स वेयर कैटेगरी दोनों में करनी थी। तो आप दोनों में एक साथ नहीं डाल सकते, आपको एक पहले किड्स वेयर में प्रूव करना होता है, फिर उसके बाद आप वुमेन्स वेयर में। तो अब जाके हम वुमेन्स वेयर कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर पा रहे हैं हम्म। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो धीरे धीरे करके अ लॉट ऑफ लेसन, फाइनेंशियल लेसन, टीम कैसे बढ़ानी है, हम्म। टीम बिल्डिंग एक लेसन था कि राइट पीपल, सही लोग ढूंढना, आपकी जो आपके विजन के साथ अलाइंड हो, जो आपके प्रोडक्ट और कैटेगरी के लिए अलाइंड हो। तो वो सब चीजें हमें हमने सीखी।
हमारे पास कोई ऐसा मेंटर नहीं था, एडवाइजरी नहीं थे। हमारे पास हमारा जो फर्स्ट प्री सीरीज राउंड था वो मैनकाइंड फार्मा फैमिली ऑफिस के साथ था। ओके। और हमारे पास एक एंजल इन्वेस्टर थे, मिस्टर पुरकर, जो आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटलिस्ट से थे। हम्म। तो उनकी काफी एडवाइस होती थी हमारे पास कि कौन सी चीज करनी चाहिए, ऑफलाइन कब जाना चाहिए, ऑनलाइन में कैसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एडवाइस ले लेके सीख के हम लोगों ने ये बिल्ड करा। एंड लेसन के नाम पे अगर आप कहो तो क्योंकि आप एक कैटेगरी, इनरवेयर एक ऐसी कैटेगरी है, मैं बहुत सारे आंसर प्रोडक्ट रिलेटेड दूंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रोडक्ट देखती हूँ, तो एक मेजर चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ा था वो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि इनरवेयर एक ऐसा, इनरवेयर इज नॉट अ फैशन प्रोडक्ट। राइट। फैशन प्रोडक्ट फिर भी छोटी क्वांटिटी में बन जाता हम्म। है। इनरवेयर एक बहुत ही हाई क्वांटिटी कैटेगरी है। तो जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको ज्यादा क्वांटिटी की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वो फीजिबल ही नहीं करता। उसके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, उन सब में क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, तभी प्रोडक्टिविटी निकल पाती है। कैटेगरी का टैलेंट है। तो हम लोग बहुत क्वांटिटी नहीं कर पाते थे ऑर्डर। तो इसीलिए हमने एक वर्चुअल इन्वेंट्री एक कॉन्सेप्ट होता है ओके। इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपकी कुछ यूनिक एसक्यूज आप ऑर्डर करके बनवा के रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ब्रा है, बिगिनर ब्रा है, वो आपको वाइट ब्लैक स्किन आपके 4-5 कलर्स में अवेलेबल है, और 2-3 प्रिंट्स में दूसरे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो आपकी एक पर्टिकुलर ब्रा अगर 7 कलर्स में अवेलेबल है, तो आप 7 कलर्स की इन्वेंट्री बनवाते हो, और फिर उसकी परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके उसके एक 100-200 कॉम्बोज बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे इनरवेयर कॉम्बोज में दिखता है, अगर आप जानते होगे, हम्म। तो जैसे ब्लैक व्हाइट का एक कॉम्बो, स्किन व्हाइट का एक कॉम्बो, ब्लैक एंड स्किन का कॉम्बो, कॉम्बिनेशन किसी का वगैरह। कॉम्बो। तो यू डू दैट। तो उससे हमें विजुअल मर्चेंडाइजिंग और विजुअल इन्वेंट्री मेंटेन करके हमने वो मैनेज करा। नहीं तो हम डेड स्टॉक और इन्वेंट्री की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। राइट, राइट। क्योंकि तो और हमने ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने ये भी करा, बहुत सारा रिलेशनशिप बिल्डिंग पे हमने बहुत फोकस किया। हम्म। that was something I got from my husband because he's from हमारे जो फैमिली बिजनेस है वो इट्स अ वेरी रिलेशनशिप बिल्डिंग बिजनेस। हम्म। तो ये चीज मैंने सीखी कि रिलेशनशिप बनाना और मेक श्योर करना कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाओ, ताकि वो तुम्हें समझे और तुम्हारे विजन के साथ अलाइंड हो। राइट, तो बहुत सारे हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी और हमें छोटी क्वांटिटीज में भी काम करा हमारे साथ। राइट। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। हम्म। तो जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने इनिशियल जो टीम होती है वो कैसे बिल्ड करी? एंड वन मोर थिंग, जैसे आपने मेंशन किया था कि वर्चुअल इन्वेंटरी जिसमें आप कुछ सिलेक्टेड कॉम्बिनेशंस के एसक्यूज रखते हो, तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो हाउ डू मैनेज इट? मतलब वो है लाइक उसका एक लाइक डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्जन इज देयर इन द इन्वेंटरी, बट अगर आपको लाइक कस्टमर को कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए या फिर उनकी कुछ कस्टमाइज नीड है, तो हाउ डू यू क्रिएट दैट? तो कस्टमाइज हम नहीं करते कॉम्बोज। तो जैसे हमारे 5 से 7 यूनिक एसक्यूज होते हैं, हाँ। उनको इंडिविजुअली भी हम लिस्टिंग करते हैं कोड बना के, और उनकी कॉम्बोज को भी पहले ही कोड बना के लिस्ट कर देते हैं। हाँ। फिर जब ऑर्डर, तो हमारे कुछ जो बेस्ट सेलर कॉम्बोज होते हैं उनको हम पैक बना के रखते हैं, ओके। और जैसे और जो नॉन बेस्ट सेलर होते हैं या न्यू कॉम्बोज होते हैं उनको हम इंडिविजुअल एसक्यू ही वेयर हाउस में रखते हैं। तो जैसे ऑर्डर आते हैं तो उनका कॉम्बो बनते हैं और फिर वो पैक होके जाते ओके। तो फिर इसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी इन्वेंटरी ऑलरेडी है बट उसके ऑर्डर्स नहीं है, जैसे कोई डिजायर्ड कलर के किसी एक कलर के ज्यादा है और किसी एक कलर के कम आए, डिमांड कम है, तो उससे जो कम आया वो एक डेड स्टॉक नहीं बन जाएगा उसमें? हैं। तो एग्जैक्टली वर्चुअल इन्वेंट्री का बेनिफिट ये होता है कि डेड स्टॉक नहीं होता। क्योंकि अगर आपका व्हाइट ब्लैक के, अगर आपके व्हाइट के और ब्लैक के कॉम्बो, व्हाइट और ब्लैक आपका बिक रहा है, हाँ। और आपके दूसरे कॉम्बो में ब्लैक और स्किन है, तो जो कॉम्बो आपका ज्यादा बिकता है आप उसका रॉ मटेरियल ज्यादा बनाने लग जाते हो, क्योंकि ओके। आपका जुड़ा हुआ कॉम्बोज में नहीं हाँ। पड़ा हुआ।
ओके। तो आपका कुछ लॉस नहीं है। तो अगर व्हाइट के ही 10 कॉम्बोज हैं या 20 कॉम्बोज हैं, तो हुँ, 20 में से व्हाइट के कुछ कॉम्बोज चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। राइट, राइट। और जब आप बना के नहीं रखते हो, तो जो चलेंगे आप उसी को ही बना के डिलीवर करते हो। ओके, ओके, तो उस तरीके से ब्लॉक नहीं होता है आपका इन्वेंट्री। तो ओके। इसलिए आप आपके वेयर हाउस में व्हाइट, ब्लैक या जो भी कलर्स हैं उनके सेपरेट पड़े होंगे। जैसे ऑर्डर आएगा, जिस कॉम्बो का ज्यादा ऑर्डर आता है, सिर्फ वो ही पैक होके जाते हैं। ओके, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप मैन्युफैक्चर करते हो, आप पहले से सारे मैन्युफैक्चर करके नहीं रखते। राइट। नहीं रखते। ओके, दैट्स एन एडवांटेज बिकॉज़ जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आएगी, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे वो डेड स्टॉक का हाँ, प्रॉब्लम मिट जाएगा। दैट्स राइट, दैट्स राइट। राइट, तो उस केस में हम लोग इन्वेंट्री को काफी कंट्रोल करके रखते हैं। राइट। और जैसे-जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, आपके लिए वो फ़ोरकास्ट करना ईज़ी रहेगा कि इस टाइम पे ये कलर की ज़्यादा डिमांड है या फिर इस डेमोग्राफिक के हिसाब से इनकी ये प्रेफ़रेंस है। तो आप फिर वो लाइक यू कैन दैट्स ऑल्सो राइट। यूज़ इट फॉर द मार्केटिंग पर्पज़, मतलब उसकी यूटिलिटी फिर बढ़ जाती है, जैसे ज़्यादा डेटा है। या तो जब हमारी इन्वेंट्री एनालिसिस होती है, सेल्स एनालिसिस होती है, तो सेल्स एनालिसिस हमारे कॉम्बोज के बेसिस पे होती है, और जो बैक एंड इन्वेंट्री की एनालिसिस होती है वो हमारे जो यूनिक कोड्स होते हैं, जिनको हम हमारी कंपनी में RN कोड्स बोलते हैं, ओके, उनको हम अलग से इन्वेंट्री एनालिसिस करते हैं। तो जब भी परचेजिंग होती है तो इंडिविजुअल यूनिक कोड्स की होती है। तो जब हम सेल्स एनालिसिस करते हैं, तो कौन से ऐसे कोड्स हैं जिनकी, जैसे व्हाइट वाले ज्यादा, व्हाइट कलर के कुछ ऐसे कोड है जिनमें व्हाइट कलर सबसे ज्यादा बिक रहा है, हुँ, तो व्हाइट की प्रोडक्शन उसी हिसाब से करते हैं। तो वी विल मेक मोर कोड जिसमें व्हाइट कलर की ब्रा इंक्लूडेड होती है। राइट, राइट, तो वी डू और एनालिसिस बेस्ड। राइट, राइट। हेलो? या या आई वाज़ सेइंग डिसीजन मेकिंग उससे ईज़ी हो जाएगा, लाइक इट विल हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और बिल्कुल। और आपने टीम कैसे बिल्डअप किया था? जैसे आपने मेंशन किया कि वी नीड पीपल हू आर हैविंग द सेम विजन एंड दे कैन अलाइन विद व्हाट वी आर डूइंग। तो बहुत डिफिकल्ट होता है वैसे लोगों को ढूँढना जो रेज़ोनेट कर सके विद द सेम विजन एंड मिशन। तो आपने वैसे लोगों को कैसे फाइंड आउट किया और हाउ डू यू मेंटेन देम इन योर कंपनी? देखो, हमने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, बहुत गलत लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, और उनसे बहुत सीखा है। तो आई जस्ट मैं बहुत जगह पे बोलती हूँ कई बार कि आप जिस स्केल पे होते हो, एट डिफरेंट स्केल डिफरेंट टाइप के लोग आपको अलाइन होते हैं आपके साथ। तो मुझे लगता है सर्टेन इकाई, जब इनिशियली आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको लगता है MBA, बिजनेस स्कूल हेड्स, देन ऑल दीज रियली रियली अचीवर्स, पीजीएस यूनिवर्सिटीज और सब, राइट। हाँ, आपको हायर करना चाहिए, और आप सारा पैसा ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में डाल देते हो, कहते हैं कि अगर ये लोग आएंगे तो बहुत ही मैजिकल कुछ हो जाएगा और कन्वर्ट करके दे देंगे बिजनेस। एट सर्टेन स्केल, कुछ स्केल में, इनिशियल स्केल में वो वर्क आपको नहीं करता है। एक, अगर आपका स्केल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक सर्टेन स्केल पे हो, आप प्रूव कर रहे हो अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को, उस चीज में आपको अपना दिमाग, अपना स्ट्रैटेजी, आपके आप अपने लेवल पे एडवाइस लेके अपना दिमाग लगा के स्ट्रैटेजी करके करो। और आपके पास उस स्केल पे बहुत सारे लोग होने चाहिए जो एग्जीक्यूट करें आपके साथ, राइट, अपने आइडियाज दें, बट एग्जीक्यूट। पर आप एट दैट स्टेज अपना कोई भी एक डिपार्टमेंट या एक सोल डिसीजन किसी और पे नहीं छोड़ सकते हाँ, हो, डिपेंड नहीं हो सकते, राइट। डिपेंड नहीं कर सकते। आपको साथ में किसी के साथ मिल के ये डिसाइड, यू कैन नॉट जस्ट लीव योर बिजनेस एंड, आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप दूसरे पे ही डिपेंड कर लो कि ये मेरे को पैसा कमा के देंगे या ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजाइज करके देंगे। आई मैं पर्सनली मैंने ये सीखा है कि एट अ सर्टेन स्टेज और स्केल, आपको हैंड्स और लेग्स चाहिए, फ्रेश दिमाग चाहिए होता है, और ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपके विजन के साथ अलाइन हो, इस तरीके से जो आपको कॉन्सेप्ट में एक्साइटमेंट ढूंढे। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लर्न करना चाहते हैं, लाइक लर्नर्स इंस्टेड ऑफ परफॉर्मर्स, मुझे लगता है कई बार लर्नर्स के साथ आप बेटर काम कर सकते हो, बेटर रिजल्ट पा सकते हो, क्योंकि उनमें सीखने की चाह होती है। हम्म। और कई बार क्योंकि आप खुद ही एक कॉन्सेप्ट को मोल्ड कर रहे होते हो, तो आपको मोल्ड करने के लिए नए आइडियाज या नए एग्जीक्यूटर्स या नए
क्या कहते हैं, कोई ऐसे आइडियाज नहीं चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास आपको आपकी आइडिया को ओवरपावर करें। हम्म। तो यू नीड टू बी अलाइन्ड इन द वे कि जहाँ ज्यादा लर्नर्स हो, जो लोग मिलके कॉन्सेप्ट करें, एट द सेम टाइम strategic advisory होनी चाहिए, but they should not be a part of your core team. They should be people who are outside your organization, और वो आप उनसे जाके एडवाइस लो। ओके। बट आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ विजन अलाइन करे, क्योंकि आप उस इनिशियल स्टेज में होते हो, क्योंकि आप कुछ बिल्ड कर रहे होते हो, तो आप साथ में बैठ के बिल्ड करते हो, हम्म। तो यू आपका जो विजन है वो उस तरीके से अलाइन हो जाता है। राइट। बट तो आपने वैसे लोग ढूंढे कैसे थे कि दोस्त हु कैन वर्क तो ऑन द सेम आइडिया और वो काफी मोटिवेटेड हो इस चीज को लेके, इस कैटेगरी को लेके? बिकॉज ये कंसेप्ट भी उनके लिए तो काफी ज्यादा नया रहा होगा, बिकॉज इससे पहले इट वाज नॉट देयर, सो दैट वुड बी न्यू थिंग फॉर देम आल्सो, लाइक जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। या, या, कुछ लोग हमारे प्रीवियस कंपनी से ही मूव फॉरवर्ड हुए थे, हमारे से कैरी फॉरवर्ड हुए थे। उसके अलावा लिंक्डइन हैज बीन अ ग्रेट हेल्प, जहाँ पे हम अपने आप को हमने जॉब्स डाली हुई थी और लोगों से बात करें। उसके अलावा हमने बहुत सारे कॉलेजेस को कांटेक्ट किया था, लॉट ऑफ इंटर्न्स, कई बहुत सारे इंटर्न्स आए जिनको हमने परमानेंट किया ओके। अपने कंपनी में। तो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बेसिस पे आते थे, लॉट ऑफ आइडियाज, उनसे बात करना, उनके जो आइडियाज थे उनको हमने एग्जीक्यूट करा। तो उस तरीके से तो कॉलेजेस से आए, हमने डिजाइन कॉलेजेस से लिए, बिजनेस कॉलेजेस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आए। राइट। उसके अलावा हमारे पास लिंक्डइन से काफी प्रोफाइल्स आई आई हैं, हम्म। और ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ इंडस्ट्री से काफी। तो मोरलेस जब भी इंटरव्यूज आते हैं या जो भी प्रोफाइल्स आती हैं, हम उनके साथ मिलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरा ये मेन मैं देखती हूँ कि वाइब कैसी होती है, हम्म। किसी भी इंसान की विजन कैसे अलाइन होता है, राइट। और उनको बहुत क्लियर किया जाता है कि अम, ये एक फैंसी सेटअप नहीं है। राइट, इट्स और एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। हाँ, तो आपके पास हम उनको दिखाते हैं, अपना ऑफिस दिखाते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं, उनको बोलते हैं कि दिस इज द स्टेज वी आर इन, ये हमारा विजन है, हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, हम ग्रो करेंगे, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होंगे, लोग हमारे साथ ग्रो होंगे। राइट। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैं जरूर मेंशन करती हूँ, और फॉलो भी करते हैं हम। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है, तो अब लिटरली हम लोग देखते हैं विच आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड ग्रोथ हम्म। than monetary terms. राइट। क्योंकि I just feel as a personal concept also, I feel as much as economic monetary is very important, but अगर आप अपने टिक मार्क्स करते रहते हो अपने विजन की जर्नी में, हम्म। एंड यू आपने माइलस्टोन्स अचीव करते रहते हो, तो और फोकस करते हो उनकी तरफ, तो मनी इज द बाय प्रोडक्ट। इफ यू डू योर थिंग राइट, अगर आप ठीक तरीके करते जाते हो और अचीव करते जाते हो अपने माइलस्टोन, तो मनी तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। राइट, इट्स अ बाय पर अगर आप प्रोडक्ट। कई बार जब आप मनी के पीछे भाग रहे होते हो, हम्म। तो आप डिफोकस हो जाते हो, आपके डिसीजन गलत होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो आपके अगर आप सही डिसीजन लेते रहोगे, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर अगर आप पैसे के पीछे भागते हो, कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो राइट। आई जस्ट सी कि आप डिसीजन और माइलस्टोन के पीछे जाओ, हम्म। एंड और इसी को मैं कम्युनिकेट करती हूँ, या मेक श्योर करती हूँ कि उनकी भी आइडियोलॉजी उसी तरीके से चले, हम्म। whoever comes and works with us. ओके। तो आप टीम मेंबर्स को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? बिकॉज स्टिल यू आर इनटू स्केलिंग अप स्टेज, यू आर ग्रोइंग इनटू मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो जो भी आपके साथ जुड़ता है, लाइक आप तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, सो आई आल्सो वांट टू नो कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, और आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो टू स्टे कनेक्टेड विथ योर कंपनी? अ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोटिवेशन, क्योंकि जैसे आपने बोला कि काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। हम्म। हर दिन कोई ना कोई एक फेलियर होता है, कोई ना कोई एक चैलेंज होता है, और उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये चीजें टीम में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो कुछ दिन होते हैं
जो डाउन होते हैं, कुछ दिन अच्छे होते हैं। तो हम लोग मैं क्योंकि दिल्ली में बैठती हूँ और हमारा ऑफिस भी दिल्ली में है, मेरी को-फाउंडर बॉम्बे रहती हैं। ओके। तो मेरा यही रहता है कि मैं अपनी केबिन में कम बैठती हूँ और मैं सबके साथ मैं सिर्फ अपने केबिन में तब आती हूँ जब मुझे कोई अटेंशन नहीं चाहिए। ओके। उसके अलावा मैं उन्हीं के साथ बैठती हूँ और काम अपना लैपटॉप लेती हूँ, उन्हीं के साथ बैठ के बातें करती हूँ, उन्हीं के साथ डिस्कस करती हूँ, उनकी फैमिली के बारे में पूछती हूँ कि आज कैसा लग रहा है, हम्म। हाउ इज योर मूड। बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम लोग 8 घंटे 9 घंटे काम में दे रहे होते हैं, तो अगर आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आप घर के वाले टाइम यहाँ पे स्पेंड राइट। करते हो काम पे। तो वो राइट। पॉजिटिविटी और एनर्जी इतनी जरूरी है। और एंड ऑफ द डे आप लोग जो काम कर रहे हो फैमिली के लिए कर रहे हो, हम्म। और हर पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। नोबडी वेक्स अप और एवरी डे विद अ हैप्पी मूड, है ना? तो कोई ना कोई सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल चैलेंजेस चल रहे होते हैं ट्रू। और समटाइम्स यू डोंट परफॉर्म। मतलब कई बार आपको कोई रीजन नहीं होता है काम का, बट हम्म। आप नहीं कर पाते हो। राइट। तो इंस्टेड ऑफ just judging them on their work and just getting really upset, मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे पूछूं कि घर पे सब ठीक है, आज मूड ठीक है, unless the deadlines are really going out of हम्म। the board. I make sure that मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ अपनी टीम का भी वर्क लाइफ बैलेंस मेक श्योर करती हूँ कि मेंटेन रहे। राइट। और अगर उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है तो ये चीज़ मेंटेन करना बिकम्स लिटिल ईजियर, बिकॉज वो भी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हम भी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो एक लाइक लेवल मेंटेन रहता है उससे। और पर्सनल रिलेशनशिप सिर्फ साथ में बैठ के हाँ। हो पाते हैं। लाइक एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस एंड वी आर फुल ऑफ इमोशंस एंड राइट। पर्सनल कनेक्ट। आप कुछ भी कहो, टेक आ गया, वर्चुअल मीटिंग्स हो गई, सब कुछ हो राइट। गया, पर जो वो मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल फील करती हूँ। एज मच एज या फाउंडर्स जो जोग्राफिकली अलग लेके काम करते हैं, वी आर ऑपरेटिंग वेरी वेल, बट स्टिल वाणी दिल्ली महीने में 1 से 2 बार जरूर आती हैं। ओके। और उनका ये होता है कि वो घर आती हैं तो वो घर नहीं आती, वो सुबह से लेकर रात को ऑफिस में होती है, क्योंकि वो भी मेक श्योर करते हैं कि हम लोग वो ज्यादा से ज्यादा टाइम टीम के साथ स्पेंड करें। टीम बिल्डिंग, अगर हम काम भी डिस्कस कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट अगर साथ में बैठ के जो काम डिस्कस करते हैं और जो वर्चुअली काम डिस्कस करते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। राइट। राइट। मतलब ऑफलाइन सेटअप इज अ वेरी डिफरेंट वाइब, मतलब उस पे आपका जो लेवल ऑफ कन्वर्सेशन होता है, लाइक दैट इज वेरी डिफरेंट, मतलब ऑनलाइन में वैसा नहीं हो पाता, लाइक ऑफलाइन वाला तो डेफिनेटली इररिप्लेसेबल है। बहुत डिफरेंट है। एज मच एज वी डू हैव अ लॉट ऑफ आवर टीम वर्किंग ऑन हाइब्रिड, हम हम्म। लोग हाइब्रिड मॉडल जरूर करते हैं, बट हम ये जरूर मेक श्योर करते हैं कि हम उनसे हफ्ते में या महीने में 2-3 बार जरूर मिलें, हाँ, मीटअप जिससे कि कनेक्ट मेंटेन रहे लॉन्ग टाइम के लिए। कनेक्ट बने रहे। जी। राइट। और ऐसे काफ़ी सारे ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ आईआरएल इवेंट्स भी होस्ट करती है, जिसमें कोई पर्टिकुलर सिटीज़ के फाउंडर्स का मीटअप या फिर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स का मीटअप होता है। सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, बिकॉज़ उससे आप डेफिनिटली बहुत सारे नए लोगों से भी मिलते हो, और लाइक डिफरेंट लाइक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल, यू गेट टू टॉक विद पीपल हु हैव एक्चुअली बिल्ड समथिंग। तो वो जो आईआरएल इवेंट्स होता है, आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद दैट। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि नहीं, आई बहुत टू अटेंड ईच एंड एवरी लाइक कॉन्फ्रेंस इवेंट जो भी मेरे सिटी में होता है। सो इट्स वेरी बिल्कुल। अमेजिंग, मतलब मजा आता है। बहुत मजा आता है। इनफैक्ट आप बहुत सारे नए आइडियाज, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपको कई बार कई बातें पता चलती है जो प्रोबेबली आप अपनी कंपनी में या अपनी टीम के साथ कुछ गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। अगर आप कुछ सही कर रहे हो तो आप किसी और को एडवाइस करो, या कोई और आपको कर रहे हैं, तो एक दूसरी सेम इंडस्ट्री में या अक्रॉस इंडस्ट्री आप बहुत सारी बातें करते हैं। राइट। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्टिंग होते हैं, आइडियाज शेयर होती हैं। एंड आई जस्ट फील नेटवर्किंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल हो गया है आज की डेट पे, कि आप लोगों के से मिलके कितनी आप मतलब अगर आप लोगों से मिलते हो और लोगों से एडवाइस लेते हो या सजेस्ट करते हो, शेयर करते हो, राइट। मुझे लगता है कि आगे की डिसीजन में आप एक गलती कम कर सकते हो। राइट। राइट।
बिकॉज़ उनका एक्सपीरियंस हमें हेल्प कर सकता है, हमने जो सीखा उनको हेल्प कर सकता है। सो इट्स लाइक मतलब जो चैलेंजेस रिपीट हुए थे, मतलब जो फेस किए थे वो रिपीट ना हो, काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। वो अगर कोई रोड ब्लॉक ब्लॉक है तो हम सामने से कह देंगे कि दिस इज अ रोड ब्लॉक, डोंट फॉल इनटू इट। सो वो या वो तो बिल्कुल, कुछ भी आपने कोई ऐसी कोई फेस कर रहा है, हुँ, कोई चैलेंज या एक जर्नी से गो थ्रू कर रहा है, जो आप वो जर्नी पार कर चुके हो, तो राइट। आप ज़रूर उनको बताओ। मतलब कई बार ऐसे होता है कि एडवाइस मिलते हैं, ज़रूरी नहीं होता है हर एडवाइस को इम्प्लीमेंट करो हुँ, या हर किसी को ज़बरदस्ती एडवाइस करो। बट आई थिंक कॉन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट होती है, आपको नॉलेज इम्पोर्टेंट होती है, उसे आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो अपने स्केल और अपनी कंपनी या पर्सनल के हिसाब से, वो एक अलग चीज होती है। पर आप जितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर और गेन करते हो, वो कहीं ना किसी तरीके से जरूर हेल्प करती है। राइट, कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड। हम्म। डेफिनेटली मतलब ऑफलाइन इवेंट्स आर डेफिनेटली इरिप्लेसेबल। और जैसे आपने लाइक आपका शार्क टैंक पे भी लाइक प्रेजेंटेशन था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन शार्क टैंक? लाइक बिफोर शार्क टैंक और आफ्टर शार्क टैंक में क्या आपने डिफरेंस नोटिस किया? काफी डिफरेंस था। शार्क टैंक एक काफी बड़ा माइलस्टोन था हमारी लाइफ में, राइट। पर्सनली एंड प्रोफेशनली। हम्म। हम लोगों के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था। मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इतनी जल्दी आए। मैंने अगस्त में डिलीवर किया था ओके। सी सेक्शन, और अक्टूबर में हम मुझे बॉम्बे जाना पड़ा हम्म। फॉर द रिकॉर्डिंग, रिहर्सल्स एंड शूट। तो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दिल्ली में हो जाए, बट उन्होंने कहा नहीं, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं अपने बेबी को लेके, तो आई वाज ऑन फुल टाइम ब्रेस्ट फीडिंग एट दैट टाइम, तो हम सुबह से लेकर रात तक शूटिंग करते थे। ओके। तो वो मेरे लिए एक ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। और लाइक एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में देयर इज नो मैटरनिटी। हम लोग 24 घंटे 365 डेज हम लोग वी आर ऑलवेज देयर। तो हम लोगों का तो हम मेरे साथ हम लोग गए थे वहाँ पे शूट करने के लिए। हम्म। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वहाँ पे जो टीम थी, क्रिएटिव टीम भी की और शार्क टैंक की, वो बहुत ही सपोर्टिव थी। उन्होंने मेरे लिए एक सेपरेट रूम दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारी इंफॉर्मेशन दी, हमें बताया, और उनकी क्रिएटिविटी किस तरीके से हम अपने ब्रांड को नेशनल टेलीविजन में प्रेजेंट कर सकते हैं, हम्म। उस पे उनका एक बहुत बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था और रोल प्ले किया था उन्होंने उनकी हम्म। क्रिएटिव टीम में। और स्टाफ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। राइट। तो हमने ये किया, एक्सपीरियंस किया। पोस्ट शार्क टैंक हमारा 20 फरवरी को एयर हुआ था एपिसोड। ओके। एंड पोस्ट दैट हमने काफी एक्साइटमेंट, ब्रांडिंग हमारे साथ, इनिशिएटिव्स हमारे साथ हुए। पर और सिर्फ दीपिका को नहीं, हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा। हम्म। अ, हम लोग बहुत टाइम से अपने कस्टमर्स, अपनी टारगेट ऑडियंस से मिलना चाहते थे। हाँ। उनके हम हमेशा नए नए तरीके ढूंढते हैं कि हम किस तरीके से अपनी टीवी के साथ इंटरैक्ट करें, उनको और जाने। राइट। तो उस दौरान हम लोगों ने पोस्ट शार्क टैंक, हम लोगों ने कॉलेजेस ने हमको इंटरैक्ट अप्रोच किया। हम्म। और तब बहुत सारे कॉलेजेस के साथ हमने हमारा कोलैबोरेशन शुरू हुआ। हम बहुत सारे, मैं और वानी कॉन्स्टेंटली कॉलेजेस जाते हैं स्पीकर सेशंस के लिए, जजेस के लिए, जहाँ पे हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो जनरली उसी एज ग्रुप के हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं। हम्म। तो उनके उनके बारे में जानना, उनको समझना और उनका फीडबैक लेना और उनको अपनी जर्नी के बारे में भी बताना, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो शार्क टैंक के बाद हमें मिला। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली सेल्स को लेके, बिजनेस को लेके काफी हमको बेनिफिट्स हुए, विच जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कन्वर्जन रेट, हम्म। हमारी सेल्स नंबर्स हैव नॉट बीन रियली रियली बिग जैसे जनरली लोगों के पास हुई है। बट एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो हमारा कन्वर्ट मार्केटिंग का कन्वर्जन रेट रहा है, हम्म।
जो एक नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो एक अमाउंट लगता है वो काफ़ी डाउन चला गया है। ओके, तो हमारा कस्टमर एक्विजिशन हैज़ बिकम वेरी, वेरी गुड। ओके, ओके, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे लिए शार्क टैंक ने किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव विनीता और नमिता हमारे हम लोगों पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनका मनी बैंक में हिट हो गया है, देयर इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लोज। तो हम लोग क्विक कॉमर्स में जाना चाहते थे। हम ट्राई कर रहे थे काफी टाइम से, तो विनीता ने हमको हेल्प किया और भी बहुत सारी सजेशंस दी उन्होंने हमको, मेंटरशिप कर रही हैं। तो इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, ओके, दैट्स ऑसम। मतलब एक काइंड ऑफ अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे आपको लाइक आपके एग्जैक्ट टारगेट कस्टमर से इंटरेक्ट करने का मौका मिल गया, प्लस अ ग्रेट विजिबिलिटी। आई फील मतलब इफ स्टार्टअप यस, इज कमिंग ऑन शार्क टैंक दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ वेरी गुड विजिबिलिटी। हाँ जी, बिल्कुल, राइट, और आज कंप्लीटली। के टाइम में तो शार्क टैंक इज लाइक अ टेबल टॉक, हर एक घर पे ऑलमोस्ट। लाइक आई आई गेस सब लोग देखते ही हु वोंट वॉच शार्क टैंक, बिकॉज इसकी इंस्पिरेशन पहले अमेरिकन लाइक जो शो हुआ था उससे मिली थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर ये स्टार्ट हुआ था उससे पहले के टाइम में, लाइक बिफोर कोविड। आई माई सेल्फ यूज टू वॉच दिस लाइक द अमेरिकन शो, एंड एक और आता था ड्रैगन्स डेन। तो जैसे मुझे पता चला कि इंडिया में भी आ रहा है, वाज लाइक वाओ। लाइक काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में हम नहीं जानते, दे विल बी कमिंग अप विद देयर ओन आइडियाज और वो जिस चीज पे वर्क कर रहे हैं। तो वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर देम टू शोकेस व्हाट दे हैव डन, बिकॉज काफी लोग 10-20 साल से कुछ बिल्कुल। कर रहे हैं, एंड थ्रू दिस दे गॉट अ वेरी गुड विजिबिलिटी। बहुत इनफैक्ट मुझे लगता है कि शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे आइडियाज और बहुत लोग, आपको पता भी नहीं है कहाँ कहाँ पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। राइट, राइट, तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। youth, everybody wants to do something apart from what they're studying, so practical knowledge और कुछ execution mode पे I think most Gen Zs are always on. कॉलेजेस में हम मिल रहे हैं लोगों को, वो पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स, या मैक्सिमम कॉलेजेस में जा रही हूँ, कोई ना कोई सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अपना काम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। राइट, तो आई वो एक्सपोजर और माइंडसेट आई थिंक कंट्री में वो लाना इज बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है इसके लिए। राइट, राइट। और इससे पहले जितने मेट्रो सिटीज के फाउंडर्स थे, दे वर गेटिंग मोर विजिबिलिटी, बट इसके थ्रू जो रिमोट एरियाज के हैं या फिर विलेजेस के भी लाइक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी काफी अच्छा मौका मिला था, लाइक मिल रहा है बिल्कुल, इनफैक्ट। या या दैट्स बहुत ही अमेजिंग, आई रियली लाइक इट। यस। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि फाउंडर एज अ फाउंडर आप कौन सी क्वालिटीज होती है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करती है टू वर्क ऑन वन पर्टिकुलर आइडिया एंड स्केल इट फॉर अबाउट 10-20 years? व्हाट कीप्स यू गोइंग? मतलब ऐसी क्या क्वालिटीज होती है जो आपको हेल्प करती है सारी चीजें बिल्ड करने और स्केल करने के लिए? आई थिंक दीपिका के लिए, मेरे लिए एक क्रिएटिविटी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्रिएटिविटी हाँ। मेरे डीएनए में है। हम्म। तो क्योंकि हम एक ऐसे डेमोग्राफिक को केटर करते हैं जो जेनजी है, और उनके लिए फैशन ट्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, बहुत मैटर करता है। तो और हम क्योंकि एक ऐसा कैटेगरी कर रहे हैं इनर वेयर जिसमें आप बहुत ज़्यादा एसक्यूज और डिज़ाइंस नहीं डाल सकते हैं, फॉर ऑपरेशंस एंड सर्टेन चैलेंजेस ऑफ द कैटेगरी। तो कॉन्स्टेंटली उसको क्रिएटिव करना, बनाना, और उसको जिसको फैशन, फास्ट फैशन में कन्वर्ट, फास्ट फैशन का आप नहीं कर सकते हो, बट आप उसको मेक श्योर करो कि ट्रेंडी हो और उसको पसंद आए। क्रिएटिविटी किसी ना किसी तरीके से लाना, कि जैसे हमने बोला कि या तो किड्स सेक्शन में जाते हैं या वुमेन सेक्शन में जाते हैं। हाँ, तो जेनजी ना ही कुछ बहुत बोरिंग और चाइल्डिश प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, और ना ही बहुत एडल्टिश और सेक्सी लॉन्जरी। तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन मेरी क्रिएटिविटी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। जैसे हम लोग अगर लेस करते हैं, या फॉर एग्जांपल कलर्स करते हैं, किस टाइप के प्रिंट्स जाने चाहिए, तो डिजाइन और पैटर्न में जो इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर आप जेंसीज के लिए हम कर रहे हैं, तो मेक श्योर करो कवरेज कैसी होनी चाहिए, कट कैसा होना चाहिए, फैब्रिक कैसा होना चाहिए, पैडिंग कैसी होनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ओके। तो
ये मेरी क्रिएटिविटी के अंदर और मेरा जो पढ़ाई का नॉलेज है उससे काफ़ी मेरे को हेल्प मिला है। हुँ, हुँ। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि हम एक स्क्रैच से ब्रांड बनाया है, तो स्क्रैच से रिलेशनशिप बनाने बहुत ज़रूरी रहे हैं, हुँ, जैसे मैंने आपको बोला। वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स वाज़ जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसी तरीके से और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ट्रू। और क्योंकि ये एक इनरवेयर इंडस्ट्री या लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, हुँ, ये इंडिया में काफ़ी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, हुँ, हुँ। इन द बैक एंड साइड। उसमें मैं एक 25, 26, 28 साल की लड़की अ, को अपना प्लेस या होल्ड डालना और हुँ। अपना इम्पैक्ट बनाना थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसको ओवरकम करने के लिए। ओके, सो हाउ डू यू मेंटेन द रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम? मतलब एक बार राइट। आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा बन जाता है विद डिफरेंट पीपल इनटू इंडस्ट्री, लाइक इफ यू कन्वर्स देम विद वन, बट इफ यू वांट टू हैव सम रियली गुड रिलेशनशिप बॉन्ड विद देम फॉर अ लॉन्गर टाइम, हाउ डू यू मेंटेन दैट? आई थिंक मेंटेन करना का एक बहुत मेजर क्राइटेरिया होता है कि आप दूसरों के भी सिचुएशन है या चैलेंजेस होते हैं उनको समझो। हुँ, आपको हर बार अपनी बात नहीं आप मनवा सकते हो। सो ट्रू। आपको हमेशा मेक श्योर करना है, यू हैव टू ऑलवेज़ अ, अपने आप को दूसरों की शूज़ में डाल के देखना चाहिए। हुँ, हुँ। तो आई फ़ील अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो कुछ टाइम, क्योंकि आप एक बिज़नेस में हो, आप एक जर्नी हो, आप राइट। कर रहे हो किसी सामने वाले हुँ, इंसान के साथ। तो हर उस जर्नी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो राइट। अगर मेरे जर्नी में कोई डाउनफॉल आता है तो जो सामने वाला इंसान है वो सपोर्ट करे, हुँ, हमको उस तरीके से सपोर्ट जो भी उस टाइम पे हमें ज़रूरत है वो दे। और जब दूसरे वाले सामने वालों को किसी टाइम में कोई एजेंसी आती है या कुछ भी चैलेंज आता है तो हम लोगों को वहाँ पे होना चाहिए। हुँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारा बिज़नेस एग्रीमेंट रहता है। हुँ, राइट। तो आई थिंक वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रोल प्ले करता है। हुँ, तो हुँ, वो एक बड़ा क्राइटेरिया है जहाँ पे आप और अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करो। कई बार जब आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं, आप उनको एज़ मैन्युफैक्चरर और वेंडर्स एड्रेस करते हो, तो वो रिलेशनशिप हुँ, इतना पर्सनल नहीं बन पाता है। राइट, पर एक कनेक्ट। अगर आप उनको एज़ बिज़नेस पार्टनर्स बोलते हो, हुँ, तो वो एक अलग इम्पैक्ट बनता है कि आपको राइट। आपको एज़ वेंडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स या एजेंसीज़ आर नॉट, आई थिंक दे आर योर मोर बिज़नेस पार्टनर्स व्हेन दे आर वर्किंग विद। राइट, दे आर नॉट लाइक आउट ऑफ बिज़नेस, दे आर इन आवर बिज़नेस इटसेल्फ, मतलब वो पार्ट है हाँ, हमारे बिज़नेस का। हाँ, राइट, वो हमारे एक पार्ट बन जाते हैं। तो राइट। अगर मुझे सिर्फ़ ये लगता है, जैसे बहुत लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, हुँ, तो मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्स ऐसे लगता है कि कमोडिटी है। वो हुँ, कमोडिटी नहीं है, दे ह्यूम तो मेरा आई जेन्युइनली फील कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की जगह मैं मेक श्योर मतलब कोशिश करती हूँ कि ये वर्ड होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन्स आर लाइक एसेट्स। हाँ। तो आई सो दीज़ आर सर्टेन थिंग्स दैट आई फील वो छोटे-छोटे एफ़र्मेशंस में ही आपके जो इंटेंट है, हुँ, वो डिफरेंस मेक करता है। तो राइट। आप अपने डेली वोकैब्युलरी में ही अगर आप वो इम्प्लीमेंट करो तो आपका नेचुरली वो इंटेंट भी कम्युनिकेट हो जाता है। राइट, आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट, काफ़ी यूनिक है। लाइक जो नॉर्मल चल रहा है अनकन्वेंशनल है, थोड़ा डिफरेंट, बट इट गिव्स अ गुड कनेक्ट। मतलब अगर हम किसी को वेंडर बोल रहे हैं वर्सेस बिजनेस पार्टनर बोल रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट इम्पैक्ट है। या वेंडर विल बी लाइक मुझे बस इनको ये बना के दे देना है, बट बिजनेस पार्टनर इज लाइक ओके वी आर पार्ट ऑफ बिजनेस, हमें इनके बिजनेस को ग्रो करना है, हेल्प करना है, इट्स वाइस वर्सा। तो या इट्स वेरी So, at इम्पैक्टफुल। the end of the day, that person is also doing a business and you're राइट, also doing a business, and you both will have different phases of your business journey. राइट, So, if you're together, then you face the journey together. Sometimes you need them, and sometimes that person would need you. राइट, करेक्ट, करेक्ट। सो कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट, आप जितने भी लाइफ के और बिजनेस डिसीजंस है वो कैसे लेते हो? लाइक हाउ डू यू फिगर आउट कि दिस इज द राइट वे या फिर ये प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए? ऑफ कोर्स लाइक इनटू बिजनेस इफ यू हैव सम डेटा वो हेल्प करता है, बट इन लाइफ आल्सो हाउ डू यू मेक डिसीजंस? I, as much as like you said, data, मैं काफी एडवाइस लेती हूँ
हम्म। और बहुत इन डेप्थ रिसर्च करती हूँ, क्योंकि एट इन द पास्ट मुझे ऐसे लगता है कि बहुत दैट्स आई हैव लर्न्ड, मैंने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बहुत सारे डिसीजंस लाइफ में बिना रिसर्च या कम रिसर्च करके लिए जो मुझे गलत रहे हैं। हम्म। तो एक चीज़ मैं बहुत मेंटेन या फॉलो करती हूँ कि कुछ भी डिसीजन मुझे लेना होता है, मैं ज़रूर, और ये शार्क टैंक के बाद काफ़ी हमको हेल्प कर रहा है कि हमको स्ट्रैटेजिक लोग या एक्सपीरियंस लोग या प्रोफेशनल्स का एक्सेस मिला है हमको हम्म। शार्क टैंक के बाद। पहले हमारे पास एक्सेस इतना नहीं होता था। तो अब हम हर किसी के पास कोई जो नए लोग हमें मिलते हैं, किसी ना किसी फ़ील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो कभी भी कोई भी डिसीज़न लेना होता है, मैं ट्राई करती हूँ किसी ना किसी से एडवाइस ज़रूर लूँ उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च करती हूँ कि किसने क्या किया, अगर जैसे कोई ब्रांड के बारे में या फिर कोई हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या कोई प्रोडक्ट है, तो मैं देखती हूँ कि दूसरे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं। हम्म। और वो ब्रांड्स ने किसी तरीके से फेल किया या अचीव किया, क्योंकि हमारे पास अब एक्सेस हो गया बहुत सारे ब्रांड्स का थ्रू शार्क टैंक। राइट। तो बहुत सारे फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक्सेसिबिलिटी रही है। तो बहुत बार हम लोग उनसे बात करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे करा, और जैसे हमने कहा नेटवर्किंग हम करते हैं। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कनेक्शंस आते हैं और आपस में बात करते हैं कि ऐसा है तो आपको क्या लगता है हमें करना चाहिए? आप अगर ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द फीडबैक दैट यू हैव फ्रॉम दैट? हम्म। उसके अलावा एंड ऑफ द डे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने एक गट बिल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग गट बिल्ड करा है, जिसकी भी हम सुनते हैं। ओके। तो आफ्टर सारी एडवाइजेज़ और डिस्कशन और रिसर्च के बाद आखिर में एक गट से भी आवाज़ आती है, तो उस पे मैं ज़रूर करती हूँ, वर्क राइट, करती हूँ। राइट, दैट कई इज बार जब बिज़नेस होता है तो दिमाग से चलती हूँ, जब कई बार पर्सनल लाइफ़ होती है तो दिल से भी चलती हूँ। राइट, बिकॉज़ वो काफ़ी रॉ होता है और वो एकदम अंदर से आता है, तो इट्स लाइक यस, यही फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आप ही का बेबी है ना, आप राइट। बहुत सारे बिज़नेसेस आप कर रहे होते हो, पर कई बार जो आपके बिज़नेस के लिए वर्क सही करेगा, वो कहीं न कहीं आपके अंदर से वो आवाज़ ज़रूर आती है कि हुँ, ट्रू, लाइक ये कॉलिंग आ जाती है कि दिस वुड वर्क या फिर ये ट्राई करना चाहिए। एंड आई गेस दैट्स द बेस्ट, बिकॉज़ अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं देन चांसेस आर कि इट विल वर्क आउट, बिकॉज़ वो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से या फिर जो भी हमने फेस किया हो उसका एक काइंड ऑफ फिल्टर है। तो मतलब हम दूसरों को पूछ रहे हैं, दैट इज़ देयर एक्सपीरियंस, वो डेफिनिटली हमको हेल्प करता है, बट हमें हमारे एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। So research and good advice, it has to be backed with your gut feeling. So I think that is something I really swear by. राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ट्रू। Yes, that is very important. यस, राइट, आई श्योरली कीप दिस इन माइंड बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग कि ओके, किसको ज़्यादा बैलेंस देना चाहिए, आइदर अ गट फीलिंग और लाइक अ प्रोफेशनल एडवाइस। नो, नो, या गट फीलिंग आखिरी में देखो, हुँ, पर पहले सारा रिसर्च करो, हुँ, एडवाइस लो सही लोगों से इंडस्ट्री के, एंड आई थिंक देन लेटर आपकी गट, क्योंकि अगर आप सिर्फ गट पे वर्क करते हो ना, हुँ, तो समटाइम्स यू योर प्रैक्टिकल डिसीजन ओवरपावर्स और योर इमोशनल डिसीजन ओवरपावर्स योर प्रैक्टिकल। राइट, तो वो आपको हमेशा एंड के लिए रखना चाहिए, ओके, पर रखना ज़रूर चाहिए। ओके, ओके। सो मोर प्रेफरेंस टू द प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम द पीपल हू हैव बीन देयर एंड डन दैट, मतलब एक स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट हमें उनसे मिल सकता है, और जो गट फीलिंग है टुवर्ड्स द एंड, एंड देन वी कैन कंपेयर कि ओके, ये क्या इनके हिसाब से क्या है और इनके हिसाब से क्या है, हाउ इज इट मैचिंग। बिल्कुल, Okay, बिल्कुल। I'll surely follow this and keep this in mind. And I actually got a better clarity because sometimes I also get confused कि कौन सा decision लेना चाहिए. So like then I overthink it कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. But I feel if we take this approach तो दोनों चीजें इसमें साथ में handle हो रही है. ये तो है, और आई थिंक अब आप जब बिज़नेस कर रहे होते हो ना, ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि आपको डिसीजंस इतनी जल्दी लेने पड़ते हैं, Right. Right. या वेरी क्विक डिसीजंस Hmm. लेने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, और क्योंकि आप एक स्टार्टअप रेस में हो, तो हर चीज़ बहुत फास्ट परफॉर्म करना पड़ता है, तो डिसीजंस भी फास्ट लेने पड़ते हैं। तो उस Okay. केस में जितनी जल्दी आप लो उतना बेटर रहता है। Right. Time नहीं बचता overthink करने के लिए. यस, Okay. Okay. Got it. एब्सोल्युटली। Yes. And any advice that you would like to give to aspiring entrepreneurs?
एडवाइस क्योंकि मैं प्रोडक्ट से हूँ, तो आई थिंक कोई भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स अगर कुछ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो मार्केट साइज़ देखो। आप देखो क्या गैप है, क्या लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, कि बहुत एक क्लटर्ड मार्केट में ना घुसो। एक हुँ, ऐसा नीश ढूँढो जिसको आप जिसका पर्पस सॉल्व कर सको। हुँ, उस नीश को में कुछ डाल के, तो आप मुझे लगता है कुछ ऐसा नीश ढूँढना चाहिए जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। और अपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कर रहे हो और जिसको भी आप केटर कर रहे हो, बिफोर स्टार्टिंग आपको ये ज़रूर कोशिश करो किसी ना किसी तरीके से कि आप उस कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सको। ओके। उसके उसके उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको समझो। कई बार क्या होता है, आप सिर्फ समझना का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस कितना यूज हुँ, करते हुँ, हैं। आप ये भी देखो कि वो बाकी सर्विसेज और बाकी प्रोडक्ट्स कितना किस टाइप के सर्विसेज यूज करते हैं, किस टाइप के बाकी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हुँ, क्या किस टाइप की लाइफस्टाइल है, क्या उनकी लाइफ जर्नी है। मतलब जितना आप जान सकते हो, जितने लोगों से आप मिल सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। हुँ, हुँ, और जानो कि आप जितना आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझोगे, आप उतना ही बेटर प्रोडक्ट उनको दे सकते हो। हुँ, और अगर आपका मिशन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आप जितना उनको जानोगे, उतना प्रॉब्लम उनके बेटर सॉल्व कर पाओगे। हुँ, राइट। So I think that is my advice, product related। और ओवरराइज़ जो मैं देना चाहती हूँ और मैं सबको देती हूँ, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप एक चीज़ तो गाँठ बाँध लो कि यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल। तो ओके। एक ये ऐसी चीज़ है कि अ, एक ऑन एन एवरीडे बेसिस आप जब तक अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को में कंफर्टेबल नहीं होगे, हुँ, हुँ, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज़ यू विल बी अनकंफर्टेबल एवरी डे। हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है जहाँ पे चैलेंजेस और फेलियर्स कॉन्स्टेंटली आते हैं डेली बेसिस पे। हुँ, हुँ। So just being comfortable with uncomfortable situation is the key to, carry on your journey for a longer time. Okay, okay. I really like that. To be comfortable with uncomfortable. Being comfortable and being uncomfortable. Yes. Yeah, that's a quote that I always share it with everybody, and I personally feel, and I've learned it over the period of time, और मैं कोशिश करती हूँ कि I maintain that. So, and that goes very well with physical activity. So, as in whatever you're doing in your lifestyle, in personal level, I think pushing yourself, doing any physical thing, be it a sport, be it fitness, be it anything you want to do in life, um, आपको जैसे आप जैसे फिजिकली एक्टिव रहते हो, तो आपको हमेशा कोई ना कोई पेन्स होती है, कोई हाँ, इंजरी होती है, कांस्टेंट जर्नी चलती है, राइट, बिकॉज़ यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। राइट। तो यू हैव टू, बिकॉज़ आप उस जर्नी में यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द पेन, हुँ, तभी ओके। आप कर पाओगे। यू शुड नेवर स्टॉप। हुँ, 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 So I think that entrepreneurship is also about that. कि आप you have to start, you have to learn and be okay with being comfortable with being in your uncomfortable uh, ज़ोन। zone. Yes. राइट, ओके। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड एंड आई एम डेफिनिटली श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहा होगा और मुझे तो काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली एंड डेफिनेटली फॉर द ऑडियंस एज वेल। एंड इफ यू हैव स्टेड टिल द एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस पॉडकास्ट को अपने उस एक फ्रेंड के साथ जिसको एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करनी है उसके साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।